तो स्टूडेंट कैसे हैं, ठीक हैं? अच्छा बेटा, हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन। अच्छा, रिवीजन में ये चीजें होती हैं कि हमने ये डिस्कस करना है कि इसमें से कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे बेटा। और ये चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है, इसको हमने मुकम्मल रिवाइज करना है, इसकी रिवीजन लेनी है बेटा आप लोगों ने। और ये शुरू होता है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आपने सुना था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें कुछ खामियां थी बेटा जी, और उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक बेसिस, और बाद में बहुत सारे उसके अंदर खामियां आई थी, तो इसलिए इसको फिर इंप्रूव किया गया और उसकी जगह जो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया बेटा जी। मॉज़ले ने बेटा जब एटॉमिक नंबर मालूम किया, तो उसके बाद जो है ना इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रादर देन देयर एटॉमिक मास। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये ग्रुप्स और पीरियड्स पर मुश्तमिल है बेटा। इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं बेटा जी, और हॉरिजॉन्टल लाइंस या कॉलम जो है ना वो हमारे पास पीरियड्स कहलाते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इस ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स ए एंड ग्रुप्स बी। ग्रुप ए में हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट है, और ये फर्स्ट ए, या हमारे पास सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ एंड एट्थ ए बेटा। और बी हमारे पास जो है ना ये वाले बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी एंड एट्थ बी। एट्थ बी में टोटल 3 जो है ना फर्दर ग्रुप्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इस वजह से ग्रुप में रखा गया इनको। तो ऐसा कि अगर हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक और तरीका भी दिया गया इसकी ग्रुपिंग का, तो उसके लिहाज से इसके टोटल ग्रुप्स जो बनते हैं वो 18 बनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इसमें हमारे पास फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बेटा, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब एस बेटा एस सब ऑर्बिट्स में एंड करते हैं, इस वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये हमारे पास थर्ड ए टू एट्थ ए वाले जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट ऑफ ये जो हमारे पास हीलियम है, हीलियम के अलावा एक्सेप्ट ऑफ हीलियम, ये बाकी सारे के सारे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में खत्म होते हैं, तो इस वजह से इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो सेंटर पे है बेटा एस और पी के दरमियान में है जो, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन जो एंड करते हैं वो डी सब शेल में एंड करते हैं, इसकी वजह से इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन एंड करते हैं एफ सब ऑर्बिट्स में, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास ग्रुप्स का तो हमने जिक्र कर लिया कि इसमें हमारे पास ग्रुप्स जो है ना वो ए और बी जो है ना, ए में 8 है और बी में 10 है, और टोटल 18 बनते हैं बेटा। इसमें पीरियड जो है ना हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम पीरियड्स कहते हैं, और इसमें टोटल तादाद जो है ना वो 7 है। पहला जो पीरियड है बेटा जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद 2 है, और हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पीरियड, ये पहला पीरियड है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये 7, ये 6 और 7 का हिस्सा ही है। तो सेकंड पीरियड में लिथियम से लेकर बेटा जी अगर हम चलते जाएं नियॉन तक, तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स की तादाद 8 एलिमेंट है, और सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यानी सेकंड में भी 8 हैं और थर्ड पीरियड्स में भी 8 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स है बेटा जी, ये हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 18 है, यानी फोर्थ में भी 18 है और फिफ्थ में भी 18 है।
इसमें 8 नॉर्मल एलिमेंट हैं और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हो गया 18। इसी तरह 6 पीरियड जो है ना, इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं, यानी ये हमारे पास 6 पीरियड है और ये भी हमारे पास 6 पीरियड का हिस्सा ही है। और इस 6 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, इसमें 8 नॉर्मल हैं, 10 ट्रांजिशन हैं और 14 लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट शामिल है। इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्यों लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और 7th पीरियड जो है ना बेटा, ये भी तकरीबन 32 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ही है। जो आपकी बुक में दिया गया वो इनकम्प्लीट है, लेकिन मॉडल जो दिए गए हैं उसमें ये कंप्लीट दिया गया है, जिसमें 32 एलिमेंट्स ही हैं और उसमें हमारे पास जो है ना वो 8 जो है ना वो नॉर्मल है, 10 ट्रांजिशन है और 14 एक्टिनाइड सीरीज। ये सीरीज जो है ना वो एक्टिनाइड सीरीज है, यानी लेंथेनाइड में भी 14 है और एक्टिनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं। ओके बेटा, इसको लेंथेनाइड सीरीज को देखें तो ये लेंथेनम 57 है बेटा जी, और उसके बाद यहां से ये शुरू होता है 58 और ये चला जाता है 71 तक, और यहाँ वेनियम है 72, यानी 57 और 72 के दरमियान ये सीरीज चल रही है। और ये इसको इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि ये सारे हमारे पास एस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे और ये हमारे पास जो है ना ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इनको सेपरेट कर दिया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट से। लेंथेनाइड सीरीज को हम और क्या कहते हैं जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं, और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये इन दोनों के इनर्स होते हैं। इसी तरीके, और इसको लेंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद शुरू होती है। और ये वाली जो सीरीज है एक्टिनाइड्स, ये देखें जी, एक्टिनम 89 और ये 90, और अफेनियम जो 104 है बेटा जी, यहाँ इन दोनों के दरमियान में ये सीरीज शुरू होती है और इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। द सीरीज स्टार्ट आफ्टर एक्टिनम नोन एज एक्टिनाइड सीरीज एंड द सीरीज विच स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम नोन एज लेंथेनाइड सीरीज। तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं बेटा। ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पर 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये हमारे पास मेटल्स होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स इनको हम कहते हैं बेटा जी। ये हमारे पास राइट साइड पे ग्रुप नंबर 3 to 8 ए, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये मोस्टली नॉन मेटल और कुछ जो है ना वो मेटलॉइड्स पर मुश्तमिल होता है, ज्यादातर ये नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल होता है। और ये जो दरमियान वाला है, जो एस और पी के दरमियान में है, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये ज्यादातर जो है ना वो हार्ड मेटल्स पर मुश्तमिल होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी जो हमारी इंडस्ट्री में मेटल यूज होती हैं वो मोस्टली बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक से। और ये हमारे पास जो एफ ब्लॉक है, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी, रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और हर एक रो में इनकी तादाद 14 होती है। यह है कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने ग्रुप्स का जिक्र किया, उसमें हमने पीरियड्स का जिक्र किया, उसमें हमने ब्लॉक्स का जिक्र किया। 4 ब्लॉक्स हैं और इसमें से 3 ब्लॉक जो है ना मोस्टली एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये जो पी ब्लॉक है ये मोस्टली नॉन मेटल पर मुश्तमिल होता है। इसमें फैमिलीज भी हैं, इसमें तकरीबन 4 फैमिलीज का जिक्र किया गया है, जिसमें फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप और 8th ए ग्रुप ये शामिल है। फर्स्ट ए ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, सेकेंड ए को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, हमारे पास जो 7th ए है इसको हम हैलोजेंस कहते हैं और 8th ए को नोबल गैसेस।
तो हमारे पास टोटल फैमिलीज 4 हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप और एट्थ ए ग्रुप जो है ना ये फैमिलीज में शामिल है। जो हमारे पास ये वाले हैं जिसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसके अलावा सेवंथ ए को हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नोबल, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह ये नोबल गैसेस कहलाते हैं हमारे पास। ये इसकी फैमिलीज हैं। ब्लॉक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक्स। मेटल के लिहाज से मैंने बताया आपको जो हमारे पास एस, डी एंड एफ ब्लॉक है, ये हमारे पास मेटल्स हैं। इनको हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं, इनको हम हार्ड मेटल कहते हैं, इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं ना, याद रखें। ये जो पी ब्लॉक है ये मोस्टली जो है ना हमारे पास ऊपर वाला एरिया जो है, ऊपर वाला एरिया जो है ना ये हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं और कुछ इसका दरमियान का हिस्सा जो है वो मेटलाइट्स पर भी मुश्तमिल होता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल को देखें तो मोस्टली ये मेटल पर मुश्तमिल है और उसके बाद फिर नॉन मेटल है और बहुत कम जो होता है इसके अंदर मेटलॉइड्स भी होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसी पीरियोडिक टेबल से हम एटॉमिक साइज को भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी जब हम किसी एटम के साइज का कहते हैं कि द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस एक्चुअली उसके एटॉमिक साइज को डिस्क्राइब करता है। जितना जितना ये एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाएगा। तो जब हम इसका ट्रेंड देखते हैं कि ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्या ट्रेंड है, तो ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो इसके एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। मसलन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसमें ऑर्बिट 1 है, इसमें ऑर्बिट्स की तादाद 2 है और इस तरह से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनके नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। इसकी वजह से इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है तो साइज बढ़ता है। इट मीन ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और उसके इंक्रीज करने की वजह क्या है? वजह यह है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है यानी शेडिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं और इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता जाता है। तो हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसका साइज भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन पीरियड के लेफ्ट टू राइट जब हम जाए, जैसा कि हमारे पास लिथियम, बेरिलियम है, हमारे पास बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है, तो लेफ्ट राइट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ इनके नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट रिमेन सेम, ऑर्बिट नंबर सेम रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में जब इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इसकी वजह से इसका पुल ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है। जब पुल इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मूव कर रहे हैं वो श्रिंक करेंगे और उसकी वजह से इनका साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और उसकी वजह यह है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करने की वजह है कि नंबर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन शेल रिमेन सेम, यानी एक पीरियड्स के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल है वो सेम रहते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस पुल बढ़ता है बटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन श्रिंक हो जाते हैं यानी करीब हो जाते हैं, उसकी वजह से इनका जो साइज है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को बयान कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, इसके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहलाता है। वे एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज को डिटरमिन करता है, तो एक्चुअली हम एटॉमिक रेडियस को नोट करते हैं, वो उसका एटॉमिक साइज को नोट करते हैं। और जिसका हमने ट्रेंड ग्रुप में भी देखा और पीरियड्स में भी देखा।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। यानी ये एक एटम है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम इसको एनर्जी देंगे ताकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान है इसको ओवरकम कर सके। तो वो ये एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड से थर्ड से फोर्थ में और एक टाइम इतने एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो इन्फिनिट हो जाता है, इन्फिनिट पोजीशन पे चला जाता है, जहां पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो जीरो हो जाती हैं। तो उसकी वजह से ये आसानी से वहां से निकल जाता है और उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कोई भी एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from the valence shell of an atom which is in isolated gaseous state। तो gaseous state में होना जरूरी है इसका, और इसके वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस तरह जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना बेटा, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, और जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो उससे हाई होती है। और उसकी वजह यह है कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो न्यूट्रल एटम से निकालते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इस वजह से ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास यूनि पॉजिटिव आयन मौजूद है और उसमें से अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ऑलरेडी कम हो चुकी है और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, तो इस वजह से न्यूक्लियस पुल स्ट्रांग हो चुका है। इस वजह से न्यूक्लियस पुल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्ट्रांग, सो रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि second ionization energy is higher than the first ionization energy and third ionization energy is higher than the second ionization energy। और ionization energy हमेशा पॉजिटिव साइन में होती है क्योंकि हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस वजह से ionization energy हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ionization energy में मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो कि इस पर असरअंदाज होते हैं ionization energy में, और उसमें इसका साइज ऑफ एटम है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब हम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और ये अगर ये कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में उसमें हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हमारे पास एसपीडी एफ जो है उनके लिए ये सबसे ज्यादा जो
सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा जो होती है वो S के लिए होती है, उससे कम जो होती है वो P के लिए होती है, उससे कम जो होती है वो D के लिए होती है, और सबसे कम जो होती है वो F के लिए। यानी S से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, P से निकालना तो उससे कम, D से निकालना तो उससे कम, और F से निकालना हो तो उससे भी कम। तो इस तरह से अब ये इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इसका ट्रेंड ग्रुप में और पीरियड्स में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा साइज शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी वजह से हम जब हम ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे इनके एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन साइज भी बढ़ रहा है। तो इसलिए साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो ये होता है कि डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी वजह से अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, वो डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इस वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। और शील्डिंग इफेक्ट के भी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट मीन ऊपर से नीचे साइज के लिहाज से भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट के लिहाज से भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, साइज टू चार्ज रेशो होती है, सॉरी चार्ज टू साइज रेशो होती है, चार्ज टू साइज रेशो होती है। और ऊपर से नीचे इनका साइज बढ़ रहा है, इस वजह से इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है वो कम होती है। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। और उसकी रीजन ये है बेटा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं लेकिन इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो सेम रहते हैं, और उसकी वजह से इनका साइज डिक्रीज करते हैं। और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यही वजह है कि जनरल ट्रेंड में हम यही देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये जनरल ट्रेंड है। पर जब हम इसको थर्ड ए को देखते हैं और इसी तरह से हम सेक्स ए को ए में देखते हैं तो बोरान की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है बेरिलियम से, और इसी तरह से ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है नाइट्रोजन से। तो उसकी वजह यह है कि जैसे कभी मैंने कहा कि एस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और पी में से निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इस वजह से बेरिलियम जो है ना एस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इट मीन इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबऑर्बिट में होते हैं। इस वजह से यहां से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और दूसरा यह कि ये पेयर अप होते हैं, बेरिलियम में ये पेयर 2s2 होता है, ये पेयर अप होते हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल भी है। और वैसे s जो है ना वो छोटा होता है और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, इस वजह से s यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके मुकाबले में बोरान p ब्लॉक से बिलोंग करता है, यानी इसका वैलेंस शेल जो है ना वो p सब शेल से निकालना होगा तो p से निकालना इजी हो जाता है। इस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है बोरान की वो कम होती है निस्बत बेरिलियम के। जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2 2s2 2p x 2p y 2p z, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, और यहां पर ऑलरेडी ये स्टेबल है और इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में ऑक्सीजन में 8 है, 1s2 2s2 2p x 2p y and 2p z। इसमें यहां देखें तो px में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके स्टेबिलिटी फैक्टर ये कहते हैं या तो सारे के सारे अनपेयर्ड हो या पेयर्ड अप हो जाए। तो इट मीन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें तब पेयर्ड अप हो जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये आप सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो इट मीन ये अनस्टेबल हो जाता है जब एक पेयर्ड हो और 2 अनपेयर्ड हो। तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सारे अनपेयर्ड हो जाते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से कम होती है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एज वेल जनरल हम यही कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है।
तो हमने बेटा ये आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, उसके जो है ना हमने एग्जांपल देखी, एग्जांपल के बाद हमने देखा कि इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है बनिस्बत सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। फिर हमने इसका फैक्टर देखे कि कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं। इसके बाद हमने ट्रेंड देखा ग्रुप में और पीरियड्स में हमने इसको देखा। फिर ये कि अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी है, ये एक इंडेक्स है किसके बारे हमें मेटालिक रिएक्टर के बारे बताने में ये इंडेक्स के तौर पर काम करता है कि अगर हमें किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी हो मालूम हो तो उससे हम ये अंदाजा करते हैं कि गिवन एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल। अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो इट मीन वो मेटल्स होंगे, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो वो नॉन मेटल्स होंगे, और जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ना बहुत ज्यादा हाई होगी ना लो होगी तो वो हमारे पास मेटलाइट्स होंगे। बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है बेटा जी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब व्हेन an electron is added to the outermost shell of an atom which is in isolated gaseous state is called its electron affinity। तो फ्लोरीन एटम है ये जो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो फ्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -337 किलोजूल्स पर मोल। और अगर इसके मुकाबले में हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो -141 किलोजूल्स पर मोल होती है, और यही जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 780 किलोजूल्स पर मोल हो जाती है, प्लस में अभी माइनस में है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम व्हिच इज इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर जो फैक्टर हैं सेम वही हैं जो हम आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक साइज के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, शील्डिंग इफेक्ट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन कि ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, कम होती है। और लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब हम जाते हैं तो साइज कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है और न्यूक्लियर चार्ज है ना वो बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। तो जब हम इसको देखते हैं ग्रुप में तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जनरल ट्रेंड तो यही है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। लेकिन सम एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, मसलन हमारे पास हैलोजन में देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें ये ट्रेंड चेंज हो जाता है और उसकी वजह मैं अभी बताता हूं। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम फ्लोरीन की है और सबसे कम आयोडीन की है। तो इट मीन यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केसेस हैं और उसकी वजह यहाँ पर यहाँ पे मैंने सवाल लिखा हुआ है उसको मैं जवाब दूंगा कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाई देन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, या व्हाई द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये मैं नेक्स्ट जवाब दूंगा आगे जाकर, इसका जब मैं सवाल लिखेंगे जवाब दूंगा वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास ये इसका जब हम पीरियड में देखते हैं तो पीरियड में लेफ्ट राइट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो क्या करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं। उसकी वजह यह है कि साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके जी, तो मैंने जो आपको सवाल बताए थे वो यह है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाई देन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। और एक और सवाल भी बनता है कि व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसका जवाब जो है ना ये वाला, ये जो सेकंड सवाल है इसका जवाब तो आपको यहां से ही मिल जाएगा। ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है ऑक्सीजन की,
ऑक्सीजन जब ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि जब भी हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से वहां पर अट्रैक्शन होती है, और उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस वजह से इन ऑर्डर टू overcome this repulsion, energy is absorbed by the electron, so second electron affinity is with positive sign, so it is endothermic process. यह भी आपके पास इस सवाल का जवाब। Why electron affinity of chlorine is higher than that of electron affinity of fluorine? तो फ्लोरीन जनाब ये साइज में बहुत छोटा होता है, और इसमें सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके मुकाबले में क्लोरीन साइज में बड़ा होता है, और इसके थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, और यहाँ पर थिन हो जाता है। इस वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर रिपल्शन कंपैरेटिवली कम है, और यहाँ पर रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फ्लोरीन की वो कम है और क्लोरीन की ज्यादा है। बेटा जी नेक्स्ट हम करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो हम ट्रेंड देखते हैं पीरियड्स में, ग्रुप में ये फर्स्ट ग्रुप से लेकर फोर्थ ग्रुप तक ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक मिडल तक उसके जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। और दूसरा ये मोस्टली जो है आइसोलेट की बजाय ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, लैटिस फॉर्म में होते हैं, इसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। और इससे आगे 5th से 8th तक जाए तो इनके जो है ना ये तो एक ये है आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, और दूसरा इनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कम होते हैं, तो उसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो 5th ऑनवर्ड क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जब हम इसका ग्रुप में देखें पीरियड में तो ये ट्रेंड है कि मिडल तक बढ़ते हैं और इसके बाद क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ग्रुप में ये थोड़ा डिफरेंट है। मेटल के लिए जो है ना ट्रेंड हो गया है कि टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी हल्के मेटल में देखें तो लिथियम सोडियम प्लाज्म, तो और जो अलबत्ता जो है ना नॉन मेटल के लिए जो है ना वो ऊपर से नीचे क्या होते हैं जो है ना ये क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, द अपीयरेंट चार्ज ऑफ एनी स्पीशीज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम ग्रुप में जाए तो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर 4th तक ये वही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जो इनका ग्रुप नंबर होता है, यानी फर्स्ट है का ऑक्सीडेशन नंबर 1, सेकंड है का 2, थर्ड ग्रुप का 3, फोर्थ ग्रुप का 4। लेकिन 5th से आगे जब जाते हैं 7th तक तो दोनों होते हैं, एक तो ये इनका ग्रुप नंबर भी हो सकता है, यानी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की जितने कम है वो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। मतलब जैसे ऑक्सीजन 6A में शामिल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो क्या ना, या सल्फर देख लें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में 6 है, +6 है, और इसी तरह H2S में जो है ना इसका -2 भी है। तो इट मीन इनका ये एक तो ये इनका ग्रुप नंबर भी हो सकता है, और वैकेंसी नंबर इसमें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं तो इसलिए इसका वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी नंबर जो है ना वो 2 भी है, तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 तरह से हो सकते हैं। अलबत्ता जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं, क्योंकि उसमें SO3 के साथ d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कि जब भी हम किसी गैसियस आयंस को जो है 1 मोल गैसियस आयंस को पानी में डिसॉल्व करें और उसके नतीजे में हमारे पास इनफिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बने, और उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है मैंने साइन के साथ, दैट इज कॉल्ड इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी केटाइन और एनाइन दोनों के लिए ये एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और इसका जो ट्रेंड है वो ये है कि जिस साइज अगर छोटा होगा साइज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के ये हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। बाकी जो है ना बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन,
एटम इंफ्रारेड टेबल वो लॉन्ग के लिए है, वो आपको अपने तैयार करना है। थैंक यू।